वेलकम एवरीवन, मैं वैशाली शर्मा आपका स्वागत करती हूँ वीएस इकोनॉमिक्स चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें वीएस इकोनॉमिक्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड यानी कि मांग का नियम। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको एक डेफिनेशन शो हो रही होगी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहने पर देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है, मांग का नियम हमें क्या बताता है कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। यानी कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और यदि किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये कहलाता है हमारा मांग का नियम यानी कि लॉ ऑफ डिमांड। ये दिखाता है कि प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। कम अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जब हम अन्य बातें क्या रहती हैं, हमारी समान रहती हैं। इसे हम एक टेबल से समझ सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपकी एक टेबल शो हो रही होगी जिसमें आपको दिया हुआ है प्राइस, ठीक है, जो कि रुपीज में होता है। नेक्स्ट क्वांटिटी जो कि हमारी किस में होती है, यूनिट्स में होती है। अब प्राइस देखिए, जब हमारे पास प्राइस 10 थी तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी थी, 100। अब जैसे हमारी प्राइस 10 से कम होकर 9 हो गई तो हमारी क्वांटिटी जो डिमांड है वहां पे बढ़ गई, 100 से हो गई 150। इसी तरह से अगर हमारी प्राइस और कम हो गई, 9 से 8 हो गई, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है हमारी वो 150 से कितनी हो गई, बढ़कर 200 हो गई। तो इस तरह से ये टेबल हमें क्या शो करती है कि प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, या हम कह सकते हैं कि नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, अब इसी को हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। अब आप देखिए, आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम शो हो रहा होगा जिसमें आपको ओ एक्सिस पर दिया हुआ है क्वांटिटी और ओ वाई एक्सिस पर आपको दिया हुआ है प्राइस। अब देखिए, जब हमारे पास प्राइस ओपी थी तो क्वांटिटी हमारे पास कितनी थी, ओ क्यू। अब जैसे हमारी प्राइस ओपी से कम होकर ओपी हैश हो गई तो क्वांटिटी हमारी बढ़कर क्या हो गई, ओ क्यू से ओ क्यू हैश हो गई। तो ये हमें क्या दिखाता है कि प्राइस, जैसे हमारी प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। तो यही है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस क्या है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिमांड में हम क्या पढ़ते हैं, अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब आपको यहाँ पे मैं बताऊंगी कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट या अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम का मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास और जो फैक्टर्स हैं, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड तो हमारे पास है, उसके अलावा जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो सभी फैक्टर्स जो होंगे वो हमारे कांस्टेंट रहेंगे, तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो होगा वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब आप देखिए, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ये हम मानकर चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस को। ठीक है ना, पहला कि टेस्ट और प्रेफरेंस कंज्यूमर का कांस्टेंट रहेगा। सेकंड, देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द बायर्स, यानी कि जो बायर्स हैं, जो खरीदने वाला है, उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा। प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज, रिलेटेड गुड्स की जो प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द एबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, यानी कि कंज्यूमर जो है वो कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा, यानी कि वो ऐसी कोई उम्मीद नहीं लगाएगा कि फ्यूचर में किसी कमोडिटी की जो प्राइस है उसमें कुछ चेंज आएगा या फिर किसी कम्युनिटी के अंदर कुछ भी चेंज आएगा। ठीक है ना, तो लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है, लॉ ऑफ डिमांड मैंने आपको बताया इनवर्स रिलेशनशिप को दिखाता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। ठीक है ना, उसके बाद मैंने आपको बताया उसकी अजम्पशंस, यानी कि ये अजम्पशंस जो होंगी, अगर इन अजम्पशंस का अगर पालन किया जाएगा तभी लॉ ऑफ डिमांड जो होगा हमारा एप्लीकेबल होगा और सक्सेसफुल होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आता है व्हाई डज डिमांड कर स्लोप डाउनवर्ड। अब हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
पेपर में मेनली पूछा जाता है कि डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड क्यों होता है। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है, देखो सबसे पहले तो हम ये इसमें केवल यह बताएंगे कि डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। एक तो इसलिए इसका जो डिमांड कर्व है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। अब इसको हम पॉइंट में पढ़ेंगे, इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें बताएंगे कि इसका स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड क्यों होता है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसे हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या था, हमने पढ़ा था कि ये लॉ हमें क्या बताता है कि जैसे जैसे किसी कम्युनिटी का कंजप्शन इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, उसकी मार्जिनल जो यूटिलिटी होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जैसे जैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी तो कंज्यूमर क्या करेगा, उस कम्युनिटी की प्राइस को जो है क्या करेगा, वो कम से कम पे करेगा, यानी कि वो उस कम्युनिटी की प्राइस को पे करने के लिए जो विलिंगनेस होगी उसकी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये कारण है कि जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव होता है, या हम कह सकते हैं डाउनवर्ड होता है, ठीक है ना, किसका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड आता है हमारा इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट हमें क्या कहता है, इनकम इफेक्ट कहता है कि कंज्यूमर की इनकम में चेंज आया, किसकी वजह से, कम्युनिटी की प्राइस में चेंज आया, ठीक है। भी कम्युनिटी की प्राइस में चेंज आया तो क्या हुआ, कंज्यूमर की इनकम में चेंज आया। अब कंज्यूमर की इनकम में चेंज आया, प्राइस में चेंज आया, अब इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड पर, ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको क्या कहा, अगर मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम में चेंज आया, अब कंज्यूमर की इनकम अपनी क्या हो गई, बढ़ गई, तो उससे क्या होगा, मतलब मान लीजिए कोई कम्युनिटी है, किसी कम्युनिटी की प्राइस कम हो गई, अब उससे क्या होगा, कंज्यूमर की जो इनकम होगी वो बढ़ जाएगी। अब कंज्यूमर की इनकम के बढ़ने का मतलब क्या है कि उसकी डिमांड जो होगी वो क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, है ना। तो इनकम इफेक्ट क्या दिखाता है कि कंज्यूमर की इनकम में जो चेंज आया, साथ में कम्युनिटी की प्राइस में जो चेंज आया, उसका इफेक्ट क्वांटिटी डिमांड पर कितना पड़ा, या क्वांटिटी डिमांड पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसे कहा जाता है इनकम इफेक्ट, ठीक है। यानी कि इनकम में चेंज आने की वजह से, प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड पर कितना इफेक्ट पड़ा, उसे कहा जाता है इनकम इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में पढ़ा था ना, कि जो प्रतिस्थापन जो वस्तुएं होती है जिन्हें एक दूसरे के स्थान पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था चाय और कॉफी। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या है कि इसमें अगर एक गुड्स की प्राइस में चेंज आया है तो क्या होगा, दूसरे गुड्स की जो प्राइस होगी ऑटोमेटिक उसमें भी चेंज आएगा, उसकी डिमांड में भी चेंज आएगा। अब मान लीजिए कोई कम्युनिटी है एक्स, अगर मान लीजिए कोई एक्स कम्युनिटी की प्राइस कम हो जाती है, ठीक है, किसके कंपेयर में, वाई कम्युनिटी के कंपेयर में। अब दोनों जो है वो कैसी हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो डिमांड कम्युनिटी एक्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, क्योंकि उसकी प्राइस कम हो गई। अब प्राइस कम होने की मतलब क्या है, अगर प्राइस कम होने का मतलब क्या है कि उसकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है ना। अब प्राइस कम होगी तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसको खरीदेंगे कंपेयर टू सब्स्टिट्यूट गुड्स के, ठीक है। तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट आता है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। अब कंज्यूमर ग्रुप का साइज भी डिपेंड करता है कि डिमांड कर्व का स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होगा या कैसे होगा। यानी कि देखिए मान लीजिए किसी कम्युनिटी की प्राइस कम हो जाती है, अब किसी कम्युनिटी की प्राइस कम हो गई तो इसका मतलब क्या है कि जो बायर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्ड कर पाएंगे उस गुड्स को खरीदने के लिए, है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा उस गुड्स को खरीद पाएंगे। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको खरीद रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड फॉर अ कम्युनिटी एक्सपेंड, यानी कि उस कम्युनिटी की जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये कहता है कंज्यूमर के ग्रुप पर भी डिपेंड करता है कि उसका साइज कैसा है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो डिमांड उतनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस का मतलब होता है, कई बार क्या होता है, देखिए कुछ गुड्स ऐसी होती है जिनके हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, मतलब जिनके सेवरल यूजेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका हम एक अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हैं मिल्क। अब मिल्क जो होता है उसका यूज हम किस किस चीज में करते हैं, कर्ड के लिए करते हैं भाई। अब कहते हैं कि अगर प्राइस ऑफ मिल्क रिड्यूस, कहते हैं अगर मिल्क की प्राइस कम हो गई तो इसका मतलब क्या है कि इसका इफेक्ट जो है वो किसके ऊपर पड़ेगा, उसके डिफरेंट यूजेस पर पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि डिमांड फॉर मिल्क एक्सपेंड, यानी कि दूध की जो कीमत, दूध की जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, अपनी एक्सपेंड हो जाएगी, डिमांड जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज अपनी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है कि जब लॉ ऑफ डिमांड जो है
जब वहां पर अप्लाई नहीं होगा, मतलब मांग का जो नियम होगा वो कहाँ पे काम नहीं करेगा। फर्स्ट आता है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस का मतलब क्या होता है भाई? देखो इसका मतलब होता है, इसमें हम ना मेनली जो एग्जांपल लेकर चलते हैं वो हम लेकर चलते हैं जैसे कि जो हमारी, जैसे डायमंड्स हो गया, ठीक है, जो हमारी, जैसे हम कह सकते हैं इसमें जो हमारे पास डिस्टिंक्शंस की जो वस्तुएं होती है ना, आर्टिकल्स, जैसे हमारे डायमंड्स हो गए, विंटेज कार्स हो गई, महंगी महंगी जो कार्स हो गई। अब ये कहता है कि ये जो आर्टिकल्स होते हैं ना, इनकी डिमांड कब होती है? जब इनकी प्राइस हाई होती है, ठीक है। मतलब ये कहते हैं कि जितनी ज्यादा इनकी प्राइस हाई होगी ना, उतनी ज्यादा इनकी डिमांड बढ़ती जाएगी, और जितनी ज्यादा इनकी प्राइस कम होती जाएगी उतनी ज्यादा इनकी डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी। लेकिन हमारा लॉ ऑफ डिमांड तो ऐसा कहता नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड तो हमारा क्या कहता है कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन जो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस है, इसमें जो लॉ ऑफ डिमांड का जो नियम है, मांग का जो नियम है, वो यहाँ पे काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि कहते हैं कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड तभी हाई होती है जब उनकी प्राइस हाई होती है, ठीक है। जैसे हमारे भाई, जैसे हम लेके चलते हैं जो हमारी डायमंड्स हो गई, हमारी ज्वेलरीज हो गई, ठीक है, इस तरह की जो वस्तुएं होती हैं इनकी डिमांड्स तभी बढ़ती है जब इनकी प्राइस बढ़ती है। तो यहाँ पे मांग का नियम जो होगा वो अप्लाई नहीं होगा। सेकंड, गिवन गुड्स। कहते हैं गिवन गुड्स जो होते हैं ना, वहाँ पे भी मांग का नियम जो होता है वो अप्लाई नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है? कहता है इनका जो इनकम इफेक्ट होता है ना वो नेगेटिव होता है और काफी हाई होता है। यानी कि ये कहता है इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो गई तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है, ठीक है। और अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी जो मांग का नियम है वो अप्लाई नहीं होता। इसे गिवन गुड्स जो होते हैं इसको प्रॉपर एक नाम दिया गया है, गिवन पैराडॉक्स। तो कई बार एग्जाम में गिवन पैराडॉक्स के नाम से भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि ये क्या है। तो आपको बताना है कि ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन केस को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है इरेशनल जजमेंट। अब कहते हैं कई बार क्या होता है, इरेशनल जजमेंट का मतलब होता है, कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो कहाँ फेल हो जाता है? जो कंज्यूमर होता है ना, वो क्या करता है, कई बार किसी कमोडिटी की क्वालिटी को देखकर उसकी प्राइस को जज करता है। यानी कि वो देखते हैं कि नहीं इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो इसका मतलब इसका प्राइस जो होगा वो भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। या फिर हम कहते हैं कई बार क्या होता है, किसी कमोडिटी की प्राइस ज्यादा है लेकिन हम कहते हैं कि नहीं इस गुड की इतनी क्वालिटी तो नहीं है कि इसकी प्राइस इतनी ज्यादा हो। तो कहते हैं कि जो कंज्यूमर होता है ना वो इरेशनल जजमेंट कर लेता है, कई बार इरेशनल जजमेंट क्रिएट हो जाती है। तो वहां पर भी जो लॉ ऑफ डिमांड है उसका नियम जो होता है वो लागू नहीं होता, ठीक है। अब ये कहता है कि जैसे कई बार क्या होता है, अब हम देखिए हमारे जो सोसाइटी है उसमें दो तरह के सेक्शंस होते हैं, रिचर सेक्शन और पुअर सेक्शन। अब कहते हैं जो रिचर सेक्शन होते हैं भी वो तो अच्छे ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी हाई क्वालिटी, भाई उनकी जो क्वालिटी होती है उसकी हाई क्वालिटी भी देखते हैं, इसकी क्वालिटी कितनी ज्यादा हाई है। तो ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा इसका प्राइस होगा ना उसकी क्वालिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन जो पुअर सेक्शन है वो ऐसा नहीं सोचते, वो तो ये सोचते हैं कि ज्यादा हाई क्वालिटी इसका मतलब ये चीज ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है इरेशनल जजमेंट भी हो जाती है जिसकी वजह से मांग का नियम जो है वहां पे लागू। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड व्हेन द डिमांड ऑफ फेल्स। यानी कि डिमांड कर्व जो होता है, कहता है जब डिमांड कर्व अपवर्ड होगा तो जो लॉ ऑफ डिमांड होगा वो अपना फेल होगा। अब अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको एक डायग्राम शो हो रहा होगा जिसमें आपको दिया हुआ है ओ वाई एक्सिस पर प्राइस दिया हुआ है और एक्सिस पर क्वांटिटी दिया हुआ है। अब कहते हैं प्राइस आपके पास P1 है तो क्वांटिटी Q1 है, प्राइस आपके पास P है तो क्वांटिटी Q है, प्राइस आपके पास बढ़कर P हैश होगी तो क्वांटिटी भी बढ़कर Q हैश होगी, ठीक है। और ये किसको दिखाता है? ये पॉजिटिव डिमांड कर्व को दिखा रहा है, लेकिन हमारा डिमांड कर्व किसको शो करता है? नेगेटिव डिमांड कर्व को शो करता है। तो वहां पे अपना मांग का नियम जो होता है वो लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड जो होता है यहाँ पे फेल हो जाता है, क्योंकि डिमांड कर्व जो होता है उसका स्लोप कैसा होता है? डाउनवर्ड होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।